वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। पेटीएम यानी कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट मोड, पेमेंट थ्रू मोबाइल, पेटीएम। हम सब्जी वाले को पैसा देना होता है तो पेटीएम कर दें क्या? यूपीआई का आप समझिए कि समानांतर या उसका पर्यायवाची हो गया है पेटीएम। चाहे वो गूगल पे हो तो, या फिर मोबीक्विक हो तो, या फ़ोन पे हो तो लोग कहते हैं पेटीएम कर दें क्या? दुकानदार को पैसा देना है तो 5 रुपये 10 रुपये का छुट्टा नहीं है, पेटीएम। किराए वाले को 135 रुपये देनी है तो पहले जब कैश हुआ करता था 130 दे करके हम सोचते भैया 2 रुपये छोड़ दो, या 135 दे देते कि ठीक है आप 2 रुपये ज़्यादा रख लो। लेकिन अब आप उतने ही पैसे देते हैं और पेटीएम, आप कहते हैं पेटीएम ने कर दिया। खुले नहीं हैं, खुले की झिकझिक से बचना है तो पेटीएम कर लो। पेमेंट बैंक के कॉन्सेप्ट को पेटीएम ने देश में पहचान दी। कोरोना के दौरान मौका मिला, देखते देखते पेटीएम इस फील्ड का सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभरा। बड़े शहरों से लेकर के छोटे गांवों तक पेटीएम का दायरा फैलता चला गया। हर छोटा बड़ा कारोबारी पेटीएम से जुड़ता चला गया। इसकी बहुत बड़ी वजह भी थी, खुदरे की दिक्कत से छुटकारा मिला। पर्स में हमेशा पैसा कैरी करने की जो मजबूरी थी उससे आप मुक्त हुए। पेटीएम अपनी सेवाओं का विस्तार भी करता चला गया। लोग अपने डीटीएच रिचार्ज के लिए, फास्टैग के लिए, पानी के बिल के लिए, बिजली बिल के लिए, स्कूल में फीस जमा करने के लिए पेटीएम करने लगे। पेटीएम आम आदमी के जीवन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो गया। पेटीएम करो। अगर हम कहें कि ये लाइन इंडिया में डिजिटल पेमेंट का पंच लाइन बन गया है तो ये गलत नहीं है। आज वही पेटीएम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। डिजिटल पेमेंट को आम आदमी तक पहुंचाने वाला पेटीएम, आम आदमी के जीवन को आसान बनाने वाला पेटीएम आज उसी आम आदमी से दूर होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया? आखिर पेटीएम ने ऐसा क्या कर दिया जिससे उसका इतना बुरा हाल हो गया? क्या हो रहा है? आज ये बड़ा सवाल है जो हर आदमी के जहन में है। पेटीएम की शुरुआत करने वाले विजय शेखर शर्मा नौजवानों के रोल मॉडल माने गए। यूपी के अलीगढ़ के एक सामान्य परिवार का लड़का देखते देखते बहुत बड़ा आदमी बन गया। डिजिटल पेमेंट की दुनिया में उसका डंका बजने लगा। 15 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई शुरू करना, 19 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करना, पढ़ाई के दौरान ही एक कंपनी बनाना, उस अमेरिकी कंपनी को बेचकर करोड़ों की कमाई करना, और भी न जाने क्या क्या। कुछ दिनों पहले तक विजय की काबिलियत के कसीदे पढ़े जा रहे थे। आज उसी विजय शेखर शर्मा को पूरी समस्या की वजह माना जा रहा है। उनके गलत फैसलों ने पेटीएम को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। हिंदी मीडियम वालों के नायक बन चुके विजय शेखर शर्मा से जुड़ी एक बुरी खबर आई। पेटीएम के चेयरमैन पद से विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। बोर्ड से भी उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, उसके एक्शन के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच चेयरमैन पद से विजय शेखर शर्मा इस्तीफा भी दे चुके हैं, यह बात सामने आ गई। उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड से अपने आप को अलग किया। विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड का फिर से गठन किया गया, इसमें कई नए चेहरे को शामिल किया गया। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के जो पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन श्रीधर हैं, वो बोर्ड के मेंबर होंगे। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ सारंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक कुमार गर्ग और रिटायर्ड आईएएस रजनी शेखरी सिब्बल बोर्ड के सदस्य होंगे। यह बोर्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको मैं पेटीएम के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं। यह दो चीजें हैं, एक है पेटीएम पेमेंट मोड वाला और एक है पेटीएम का बैंक। 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद से ही पेटीएम को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा झटका है, इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे मार्केट की समझ रखने वालों का मानना है कि विजय शेखर शर्मा का बाहर होना
पेटीएम पर अच्छा असर डाल सकता है। जैसे आरबीआई ने एक स्ट्रिक्ट रूल लेके पूरा का पूरा बंद किया है इसका बैंकिंग लाइसेंस को लेके, तो 30% का तो एक तरीके से आप ये मान के चले एट प्रेजेंट जो है उसका एक तरीके से रेवेन्यू पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, जिसको लगता भी नहीं कि वो आगे आएगा। और मेरे को नहीं लगता कि आरबीआई जो है आगे कुछ वापस से लाइसेंस ग्रांट करेगी। और अभी विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफ़ा भी दिया है, उसको भी अगर अपन ध्यान में रखें उसके मद्देनज़र, और जो नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं बोर्ड में, मुझे लगता है कि जो बचा हुआ बिज़नेस है उसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और उन्होंने अपना नोडल अकाउंट भी शिफ्ट कर दिया है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। प्राइस करेक्शन काफ़ी बड़ा हो चुका है, हो सकता है टाइम करेक्शन और थोड़ा लंबा। मार्केट का खेल देखिए, जिस विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को इतना बड़ा बना दिया, इसे घर घर का ब्रांड बना दिया, उसी पेटीएम से विजय शेखर का अलग होना अच्छा माना जा रहा है। कहानी कैसे इतनी बिगड़ गई, कैसे पेटीएम जो बुलंदियों पर था एक ही झटके में बिखर गया। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी कि पीपीबीएल, इसका इतना बुरा हाल कैसे हो गया। आप समझिए कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक प्राइवेट लिमिटेड, पीपीबीएल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एक कंपनी है, और इस कंपनी के तहत दो डिविजन्स हैं। एक पेटीएम वॉलेट जो 2010 में आया, और एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यह 2017 में शुरू किया गया। साल 2010 में जब देश में डिजिटल पेमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, पेटीएम की शुरुआत हुई। पेटीएम का फुल फॉर्म है पेमेंट थ्रू मोबाइल। शुरुआत में इससे केवल ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज करने की सुविधा मिल रही थी। एक साल बाद यानी कि साल 2011 में पेटीएम वॉलेट सर्विस शुरू हुई। जैसे जैसे देश में स्मार्टफोन का बाजार बढ़ता गया, डिजिटल पेमेंट भी बढ़ता गया। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। नोटबंदी पेटीएम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नोटबंदी के दौरान लोगों के लिए पेमेंट करने का सबसे बड़ा जरिया पेटीएम बन गया। पेटीएम रातों रात देश में डिजिटल पेमेंट का बड़ा विकल्प बनकर उभरा। पेटीएम के कारोबार को आंकड़ों में समझें तो दिसंबर 2023 तक 3 करोड़ 3 लाख ग्राहकों ने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन किया, और इनमें से 2 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन जो थे उनके जरिए लगभग 5,900 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। आप इस बात को समझिए कि 2 करोड़ 7 लाख जो ट्रांजैक्शन पेमेंट मोड में ट्रांजैक्शन हुए, उसमें से 5,900 करोड़ कैश ट्रांसफर हुआ। सवाल यहां से शुरू होता है, पेटीएम के काम करने के तरीके पर इसके बाद से सवाल उठने लगे। एक ही पैन कार्ड पर हजारों खाते, उनको लेकर के संदेह बढ़ने लगा। जो केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर, बिना केवाईसी के लाखों खातों का ट्रांजैक्शन चल रहा था, जबकि आरबीआई कहता है कि बैंक के हर कस्टमर को केवाईसी जमा करना है। केवाईसी के बगैर आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ठीक नहीं है। और इस तरह से जब बिना आइडेंटिटी के लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कहां जा रहा है, यह संदेह बढ़ता चला गया। और चूंकि यह जो कैश ट्रांसफर 5,900 करोड़ का है, इसमें माना यह जा रहा है कि धांधली हुई होगी, इसलिए अब इस पर ईडी की भी नजर है। इन्हीं फाइनेंशियल फ्रॉड ने आज पेटीएम को आसमान की बुलंदी से जमीन पर ला करके पटका है। संदेह है, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसके साथ ही पेटीएम का चीन का कनेक्शन, वह भी एक बड़ा काल बना पेटीएम के यहां तक आने में। साल 2018 में चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, आप जानते हो, नाम नहीं सुना होगा आपने, उसने पेटीएम में निवेश किया। और ये वो दौर था जब भारत और चीन के बीच में डोकलाम को लेकर के टकराव पीक पर था। डोकलाम विवाद की वजह से चीन और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे,
और पेटीएम अलीबाबा की दोस्ती विवादों में घिरती जा रही थी कि एक चीन की कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है, वो पेटीएम में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है। बावजूद इसके साल 2020 में कोविड का दौर पेटीएम के लिए गोल्डन फेज साबित हुआ, क्योंकि कोविड के दौरान डिजिटल पेमेंट को पुश मिला और उसमें पेटीएम को ज़बरदस्त फायदा हुआ। लेकिन साथ ही पेटीएम में चीनी निवेश का जो मुद्दा था वह भी आर्थिक जगत में बना रहा। 2020 वो समय है जब हिंदुस्तान और चीन के बीच में गलवान की झड़प हुई थी, जून में, आपको याद होगा। और गलवान की झड़प में खूनी झड़प थी, हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते और ख़राब हुए। और चूंकि उसमें चीन का इन्वेस्टमेंट था पेटीएम में, इसलिए संदेह, सवाल और गहराता चला गया। इसका कारण पहले भी था। 2019 में आरबीआई का लोकपाल जो होता है, उसने केवाईसी के उल्लंघन को लेकर के पेटीएम को नोटिस थमाया था, जिसके बाद से ही पेटीएम पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो गई थी। अक्टूबर 2021 में पेटीएम आईपीओ से ठीक पहले कंपनी पर नियमों के उल्लंघन के चलते 1 करोड़ का जुर्माना लगा। अक्टूबर 2023 पेटीएम पेमेंट्स बैंक, उस पर रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के चलते 5 करोड़ 93 लाख रुपए का जुर्माना लगा। पेटीएम को समझाने, सख्ती के बावजूद पेटीएम सुधार करने को तैयार नहीं दिखा। बार बार उसकी शिकायतें सरकार तक पहुंचती रहीं। ऐसा लगता है कि पेटीएम ने आरबीआई को सख्त एक्शन के लिए बाध्य कर दिया। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई की तरफ से पेटीएम पर बड़ी कार्रवाई की गई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई सारी पाबंदियां लगा दी गई, कई सारी सर्विसेज को बंद कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए तमाम एहतियाती बंदोबस्त भी किए गए। जिनके भी पैसे वॉलेट में हैं वो उसे निकाल सकते हैं, लेकिन वॉलेट में पैसे डाल नहीं सकते। शुरू में प्रतिबंधों के लिए 29 फरवरी की तारीख तय की गई थी, जिसे बाद में 15 मार्च कर दिया गया, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिस्ट्रिक्शन अनाउंस किए थे, जिसमें से मेन 2 रिस्ट्रिक्शन थे कि तुम फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला था ये तुम 29 फेब के बाद नहीं कर सकते, बट उन्होंने एक्सटेंड करके 15 मार्च कर दिया था। तो ये बैन केवल और केवल उनके पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे था। उनकी बाकी सर्विसेज जैसे पेमेंट सॉल्यूशन, वॉलेट बिजनेस, सुपर ऐप बिजनेस, जैसे उसमें तुम फ्लाइट भी बुक कर सकते हो, ट्रेन भी बुक कर सकते हो, उन सब पे नहीं था। तो इस वजह से अभी थोड़ा स्टॉक काफी गिर रहा था और काफी नई नई खबरें आ रही थी, लोग पैसा निकाल रहे थे या बंद कर रहे थे। तो ऑलरेडी पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस कर दी थी। इन केस पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर बैन लग जाता है तो वो खुद एक्सिस बैंक पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरा मानना तो यह है कि ठीक है, थोड़ा इश्यू है, बट ये केवल एक बिजनेस पे है, इनके और भी बाकी बिजनेस हैं जो कि वैल्यूएबल हैं। कुल मिलाकर मामला ये है कि हमें और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पेमेंट का मोड कोई दूसरा मिल सकता है ऑनलाइन, बैंक का पैसा हमारा वापस आ सकता है। लेकिन एक कंपनी जो कहाँ पहुँची थी वो लगातार कई तरह की गलतियों के कारण गिरती चली गई, और आज आरबीआई ने उसमें दखल दे करके बहुत सारी पाबंदियाँ उसके ऊपर लाद दी और पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड में बदलाव किया। इससे उम्मीद ये जगी ज़रूर है कि पेटीएम पटरी पर आ जाएगा। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।